हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजीव प्रकाशन की मैथ्स की बुक है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये बुक आप देखोगे तो 2024 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ्य वस्तु पर आधारित शैक्षिक शास्त्र 2023-24 के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि मैंने देखा कि यूट्यूब पर फ्री क्लासेस बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं जिनमें आपको अच्छी क्लासेस मिल पाएँ। और हम लोग गणित हिंदी मीडियम की शुरू करने वाले हैं जो कि कक्षा 10 की गणित है। और आप लोगों के पास अगर राजीव प्रकाशन की बुक है तो भाई शुरू हो जाओ आज से हम लोग हर रोज एक एक्सरसाइज, मैथ की एक एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपके क्लास 10th के जो बोर्ड्स एग्जाम होंगे उसका जैसा भी पेपर होगा, आप पढ़ने के बाद पहले तो हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आनी पाए। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। और जैसा कि यहाँ पर अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें, इसके सिलेबस की विषय सूची की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जो कि आप पढ़ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको पढ़ना होगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, और 5वां लेसन है हमारा समांतर श्रेणियां। और काफ़ी सारे स्कूल्स में समांतर श्रेणी तक पहुंच चुके हैं, तो हम लोग समांतर श्रेणी शुरू करेंगे, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम के पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। त्रिभुज और निर्देशांक, ज्यामिति तक अभी हम लोग समांतर श्रेणी शुरू करने वाले हैं। तो चलो फिर समांतर श्रेणी देख लेते हैं किस पेज पर है। पेज नंबर 97। तो पेज नंबर 97 पहले ओपन करते हैं और उसके बाद हम लोग पहले तो इसके बेसिक को समझेंगे। समांतर श्रेणी ये रही हमारी चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हम लोग पहले तो इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी सारे बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जिसको अंडर एस्टिमेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या है, क्योंकि ये चीज़ें आप छोड़ देते हो और इसमें ही आपके चैप्टर्स का मेन पॉइंट होता है। जो आप एक बार समझ लोगे तो चैप्टर्स आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आप भी टाइम बर्बाद ना करो। अगर आपके पास भी राजीव प्रकाशन की बुक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 95% प्लस मार्क्स की तैयारी करेंगे। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं भूमिका यानी इंट्रोडक्शन से। क्या होता है भाई ये? सबसे पहले अनुक्रम श्रेणी का सीक्वेंस का हिंदी रूपांतरण है। देखो, अनुक्रम जो है इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सीक्वेंस के बारे में। अब समांतर श्रेणी बहुत ही आसान सी चीज है। आप देखना कि अतः अनुक्रम का अर्थ हुआ कि अनुसरण, यानी अर्थात एक दूसरे के बाद आना। यानी जैसे कि आप लाइन से खड़े होते हो, ठीक है, जैसे आप खड़े हो, आपके पीछे रमेश, रमेश के पीछे सुरेश, सुरेश के पीछे मुकेश। तो ये क्या है? ये अनुक्रम है। और लंबाई के हिसाब से अनुक्रम, कि मान लो आपकी लंबाई सबसे कम है, उसके पीछे आपसे लंबा लड़का, फिर उससे पीछे उससे लंबा लड़का, फिर उससे पीछे उससे लंबा लड़का, तो इसे कहा जाता है अनुक्रम, ठीक है। जैसे अब इन्होंने उदाहरण क्या दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में ABCDEF, ये क्या है? एक अनुक्रम का निर्माण करते हैं भाई। ए के, अगर आपसे कोई पूछे ए के बाद क्या आता है, आप कहोगे बी के बाद क्या आता है, आप कहोगे सी के बाद क्या आता है, आप कहोगे डी। ऐसे ही अगर हम गिनती में ले लें 1 2 3 4 5 6, तो आपसे अगर कोई पूछे 1 के बाद तो आप कहोगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 10 के पहले 9, 10 के बाद 11, क्योंकि ये क्या है? ये एक अनुक्रम है। जब हम कहते हैं कि समूह के अवयवों को अनुक्रम में सूचीबद्ध किया जाता है, तब हमारा तात्पर्य है कि समूह को इस प्रकार क्रमित किया जाता है कि उसके सदस्यों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय संख्या आदि से पहचान सकें। क्लियर हो गई ना बात आपको? विभिन्न समयों में मानव जनसंख्या, विभिन्न वर्षों में बैंक खाते में जमा धनराशि, किसी सामान को अवमूल्यित कीमतें आदि एक अनुक्रम का निर्माण करती हैं। अब ये आप सोचो कैसे? जैसे मान लेते हैं कि कोई गांव है, वहाँ की जनसंख्या मान लो 1000 थी।
अगले साल वो 1200 हो गई, फिर उसके अगले साल वो 1400 हो गई। तो यानी 200 करके ये बढ़ रही है। या हो सकता है कि कोई चीज़ हो, जैसे मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल की कीमत मान लो 10,000 रुपये थी, फिर अगले साल उसकी कीमत 9,000 हो गई, फिर अगले साल उसकी कीमत 8,000, मतलब मोबाइल का दाम घटता चला गया। तो ये क्या है? ये एक अनुक्रम है। इस प्रकार मानव क्रियाओं के कई क्षेत्रों में अनुक्रमों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। यानी आप समझ सकते हो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे क्लास 10th के हिसाब से ही नहीं, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब समझते हैं अनुक्रम। समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन अब इसमें दिया गया भूमिका में तो हम पढ़ लेते हैं क्या है। देखो बच्चों, ये दिया गया संख्याओं का एक ऐसा विन्यास जिसमें उन्हें निश्चित क्रम में निश्चित नियमानुसार रखा गया हो, एक अनुक्रम कहलाता है। जैसे अब उदाहरण देखो, यहाँ पर दिया गया 1, 3, 5, 7, 9, 11 और उसके आगे ये संख्या जो डॉट 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 करके दी गई है ना, इसका मतलब ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भैया अगली संख्या क्या होगी, ठीक है, आप बता सकते हो अगली संख्या क्या होगी। जैसे 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, तो मुझे एक दिखाई दे रहा है कि सब में 2 का अंतर है। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, तो 11 में 2 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर अगली संख्या तो 13 होगी। यानी आदि संख्याओं का समुच्चय यही क्या है? एक अनुक्रम है। इस समुच्चय में प्रत्येक संख्या अपने पूर्व वाली संख्या से 2 जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार 1, 3, 9, 27, 81 इन संख्याओं में देखो ये भी एक अनुक्रम है। इसमें क्या अनुक्रम है? देखो 1 में 3 से गुणा किया तो 3 आया, फिर 3 में 3 से गुणा किया 9 आया, 9 में 3 से गुणा किया 27 आया, 27 को 3 से गुणा किया 81 आया, है ना। ऐसे ही आप आगे गुणा करते चले जाओगे, अगली संख्या मिलती चली जाएगी। क्या 2, 3, 8, 4, 10, 5, 7 ये एक अनुक्रम है? नहीं है भाई, ये अनुक्रम नहीं है, क्योंकि आप आगे वाली संख्या बता ही नहीं सकते हो कि अगली संख्या कौन सी संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 2 के बाद 3 आए, 1 जोड़ा, फिर 3 के बाद 8 आया यानी इसमें 5 जोड़ा है, फिर उसके बाद 4 घट गया, फिर उसके बाद 6 जुड़ गया, फिर उसके बाद 5 घट गया, फिर 2 जुड़ गया। तो आप देख रहे हो इसमें कि इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये एक अनुक्रम नहीं है, क्योंकि हम आगे वाली संख्या ही नहीं बता सकते हैं। तो समुच्चय में जो अवयव होंगे उनके अनुक्रम जो होते हैं, मतलब अनुक्रम के जो ये एक एक संख्या होती है, इसको हम कहते हैं पद यानी कि टर्म, ठीक है। अब अनुक्रम के कुछ पद दिए गए, जैसे इसमें जान लो कि इसमें 3, 1, -1, -3, तो आप देख रहे होगे, तो इसमें 2 घटाया गया, फिर इसमें 2 घटाया गया, फिर इसमें 2 घटाया गया, सही है कह सकते हो ना। तो यानी कहने का मतलब यह है कि सब में -2 जो है यह कहो घटाया गया, या फिर कहो -2 घटाया गया, या फिर कहो -2 सब में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5, फिर 15, फिर 45, फिर 135, तो यहाँ पर देख लो सभी पदों में 5 5 का गुणा हो रहा है। मतलब 5 में 3 का गुणा किया 15, 15 में 3 का गुणा किया 45, 45 में 3 का गुणा किया 135। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सब में 3 3 का गुणा हो रहा है। तो ये क्या अनुक्रम है? यहाँ पर देखो 36, -12, 4, फिर -4/3, ये सारे, इसमें 36 को क्या किया गया, इसमें 1/3 से गुणा किया गया, -1/3 से गुणा किया गया, तुमको 12 मिल गया। फिर -12 को -1/3 से गुणा करो तो 4 मिल जाएगा, फिर 4 को -1/3 से गुणा किया, -4/3 मिल गया। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? एक अनुक्रम है ना। अब अनुक्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे चीज आती है जो हमें इसमें पढ़ना है, वो है हमारी श्रेणी। तो श्रेणी क्या, कौन सी चीज है भाई? देखो श्रेणी में क्या है कि किसी अनुक्रम के पदों को धन अथवा ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देते हैं तो उन्हें श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो कि हमें दिया गया 9, फिर दिया गया 4, फिर दिया गया 1, फिर दिया गया -4। तो यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया कि पहले 9 दिया गया, फिर 4 दिया गया, धनात्मक संख्या है, ये दोनों ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसमें जो अलग अलग संख्या है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो पहला पद हो जाएगा 9, दूसरा पद हो जाएगा 4, तीसरा पद -1, चौथा पद -6, ठीक है। ये हो गए हमारे पद। तो इस प्रकार जो श्रेणियां होती हैं, श्रेणियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमित श्रेणी और दूसरा होता है अपरिमित श्रेणी, मतलब जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। मतलब जैसे यहाँ पर देखो इतना ही दिया गया, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि ये डॉट 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 ना दिया होता तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परिमित श्रेणी, ठीक है। लेकिन जब डॉट 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 लगा दिया गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा परिमित नहीं है, तो ये अपरिमित श्रेणी, यानी इसको हम कहेंगे अनंत श्रेणी। क्लियर है बात इतनी सभी को? अब ये चीज जान लो
कि भैया यहाँ हम केवल समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये समांतर श्रेणी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस में केवल हमको एक ही चीज दी गई है कि समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न ज्ञात हल करना है। अब हम कह समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। देखो, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद उससे पूर्व आने वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, हमें गुणा और भाग नहीं देखना है कि गुणा करने पर अगली संख्या मिल जाए या भाग करने पर, केवल एक ही चीज देखना है कि पहले पद में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें दूसरा पद मिल जाए, फिर वही चीज जोड़ना है हमको दूसरे में कि हमको तीसरी संख्या मिल जाए। ठीक है, तो निश्चित संख्या जोड़नी है या फिर घटानी है, तथा जोड़ने तथा घटाने वाली संख्या को पदांतर या सार्वंतर कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देना चाहता हूँ। जैसे अगर मान लो कि हमको कोई संख्या दी जाए, जैसे मान लेते हैं कि आपको ये दे दिया गया कि 2, 4, 6, 8 और उसके बाद हमको ऐसे संख्या दे दी गई। तो यहाँ पर कुछ चीजें आप समझ लो। इसको कहा जाता है प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, और ये मान लो कि अंतिम पद है। ठीक है, तो प्रथम पद को हम हमेशा ए से लिखेंगे। ये याद रखिएगा कि जो पहला पद होगा आप उसे हमेशा ए से रिप्रेजेंट करोगे। अंतिम पद जो होगा, ठीक है, अंतिम पद उसे आप हमेशा ए एन से लिखोगे। अंतिम पद हमेशा ए एन से लिखोगे। और एन जो होगा ये कुल पदों की संख्या होगी। कुल पदों की संख्या को हम किससे लिखेंगे? ए एन से। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अलावा एक चीज और होता है सार्वांतर। ठीक है, सार्वांतर ये क्या होता है? इसको हम लिखेंगे डी से। अभी हम इसके बारे में आपको एक एक चीज करके बताते हैं। देखो, प्रथम पद जो पहला पद होगा वो हमारा क्या होगा? प्रथम पद होगा। कुल पदों की संख्या नहीं दी गई है तो पदों की संख्या हम इसमें एन मान लेंगे। ठीक है, अंतिम पद भी नहीं दिया तो हमारा ए एन हो गया। अब अच्छा, अंतिम पद कुछ दिया भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर जो होगा हमारा, देखो ये जो संख्या होगी इसे A1 कर लो, A2 कर लो, A3 कर लो, A4 कर लो, ऐसे करके A1, A2, A3, A4 ऐसे करते हुए चले जाओ। ठीक है, ए एन तक। अगर सार्वंतर पूछेगा तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा सार्वंतर। मतलब इनके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? ये समान होना चाहिए। ये बात आई समझ में? अब जैसे यहाँ पर हमसे डी पूछा जाए कि भैया इसमें डी क्या होगा, तो 4 माइनस 2 करोगे तो भी कितना आएगा? 2 आएगा। 6 माइनस 4 करोगे तो भी कितना आएगा? 2 आएगा। 8 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा? भाई तो भी तो 2 ही आएगा। बात आई समझ में? तो सार्वंतर क्या होगा हमारा? यहाँ पर 2 होगा। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी एक एक चीजें कि ये प्रथम पद हमारा ए है, अंतिम पद ए एन है, पदों की संख्या एन होगी, सार्वंतर डी होगा, और सार्वंतर जो होगा वो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस प्रथम पद होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई मेरे लाल? अब देखो, इसको हम क्या कहते हैं? सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आगे समझो। संख्याएं A1, A2, A3 और AN तक की सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसका प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2 और nवां पद AN और सार्वंतर D है। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और सार्वंतर जो होगा वो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, हर जगह पर ये बराबर होंगे। ठीक है, अंतिम पद जो होगा वो AN माइनस AN माइनस 1 होगा। ठीक है, जिसे हम D कहेंगे। यदि समांतर श्रेणी के सर्वांतर शून्य है तो D बराबर 0 लिखेंगे। अब ये कहो कब होगा शून्य? जैसे मान लो कोई लगातार पद हो। लगातार पद मतलब जैसे अगर करते चले जाओ 2 2 2 2 2 ऐसे लिखा हो तो भैया 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पर क्या होगा? D बराबर 0 होगा। सही है। तो समांतर क्या है? समांतर श्रेणी के को संक्षेप में साश्रय या एपी श्रेणी के प्रथम पद को ए एवं पदांतर एवं या सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब ये चीज याद रख लेना कि समांतर श्रेणी को आप साश्रय लिख सकते हो या एपी लिखना ज्यादा सही रहेगा। प्रथम पद को ए और सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करोगे। जैसे 2, 5, 8, 11 दिया गया तो ए क्या होगा? हमारा 2 होगा। डी हमारा क्या होगा? 5 माइनस 2 करोगे यानी 3 होगा। सही है। और उसके बाद हमें क्या दिया गया?
कि समांतर श्रेणी को लिखना जब प्रथम पद तथा सर्वांतर दिया हो तो उस समय हमें क्या लिखना होगा कि प्रथम पद हमेशा ए होगा और डी, अगर डी का पता है, ठीक है, तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी होगा वो हमेशा जो हमारा एपी होगा वो हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, ये हमारा हमेशा समांतर श्रेणी इसी क्रम में होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग समझते हैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पर कि क्या क्या कुछ इनके उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन कुछ उसके पहले एक्स्ट्रा पॉइंट्स का जानना जरूरी है। देखो, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया कि किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, अभी मैंने आपको बताया कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है, आदि होता है, जहां ए पहला पद और डी सर्वांतर है। ये मैंने आपको बता दिया। समांतर श्रेणी का सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। मतलब दो संख्याओं का अंतर तो भैया कुछ भी हो सकता है ना, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होती है, ऐसी समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, और जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित होती है, ऐसे समांतर श्रेणी को अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज हमने पहले ही पढ़ ली थी। अब चलो, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। टाइम है भैया एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का, क्योंकि एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, यहां पर हमारे लिए क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ये दिया गया है कि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2 तथा -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर लिखिए। अब आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहली चीज आपको उदाहरण 1 समझना है। देखो, उदाहरण 1 में हमें क्या दिया गया, एग्जाम्पल 1। तो उदाहरण 1 में हमें क्या दिया गया मेरे लाल, कि हमें देखो श्रेणी पहले समझ लेना, 3/2 पहला दिया गया, तो हम लिख लेंगे ए बराबर कितना हो गया हमारा 3/2, A1 हो गया या A हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा पद दिया गया, क्या दिया गया हमें, A2 मान लो, हमें दूसरा पद दिया गया है A2 और ये दिया गया है 1/2। अब कह रहा है इसमें सार्वंतर बताओ, यानी कि हमें D बताना है। तो हमने पढ़ा था D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 या फिर A, यही तो होता है। अब A2 हमारा कितना है 1/2 माइनस ये कितना है 3/2। अब इसी को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, 2 एलसीएम ले लेना है ना। तो एलसीएम है, तो अगर दोनों संख्याएं सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर वाली जो संख्या है वैसे ही माइनस कर लो। तो 3 माइनस 1 जाएगा, हो जाएगा 2, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगा लो, तो -2/2 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? भाई प्लस माइनस का सॉल्यूशन तो माइनस होता है, या तो आपको पता है। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस निशान वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के आगे हो, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया, और ये हो गया हमारा 2 × 2, यानी आंसर हमारा कितना हो गया -1/2। तो ए हमारा कितना हो गया 3/2 और डी हमारा कितना हो गया -1। बताओ, उत्तर समझ में आया? अब उत्तर देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ए बराबर 3/2 और सर्वांतर जो हो गया वो हो गया हमारा -1। क्लियर है बात सभी को? चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखो, दूसरा क्या दिया गया, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है। हमें बताना है कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। इनमें से कोई एपी है तो उनके अगले 2 पद लिखो। अगर एपी है तो ही अगला पद लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो हमें जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 4, फिर 10, फिर 16, फिर 22, और उसके बाद फिर हमें आगे देखना है कि पहले तो हमें यह पता करना है कि ये एपी है या नहीं है, पहले ये पता कर लो। तो चलो, ए बराबर हो गया हमारा 4, डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 करो कितना हो जाएगा 6। 16 में से 10 चेक कर लो कितना हो गया, ये भी 6। 22 में से 16 चेक कर लो, 22 में से 16 तो ये भी 6। तो यानी सार्वांतर सबका समान है कि नहीं, यानी डी हमारा जो सार्वांतर है वो सब बराबर कितना है, डी बराबर 6 है। तो इसका मतलब हम अगली संख्या में अगर हम 6 प्लस करते चलें तो हमको आगे के 2 पद और मिल जाएंगे। तो यानी हमको यहाँ पर 1 2 3 4 पद दिया, हमें 5वां पद बताना है। तो 22 + 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 22 और 6 कितना हो गया 28। फिर अगला देख लो, अगला पद हमें बताना है। तो 28 में 6 प्लस कर दो, 8 6 14, यानी कि हो जाएगा 34। तो यानी अगला पद हमारा क्या होगा, 28 और 34। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर चेक कर लो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। यहाँ पर चेक कर लो आप, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि भरोसा दिलाना भी तो आपको जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा देखो 28 और 34 आ रहा है ना, 28 और 34। क्लियर है, सर्वांतर सबका 6। क्लियर हुई बात? इतनी आसान था क्वेश्चन, सभी को समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से आप दूसरा प्रश्न तो कर ही लोगे, है ना। इसका जो दूसरा पार्ट दिया गया है वो तो आप कर ही लोगे। क्या दिया गया हमें दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट हमें दिया गया है 1, फिर -1, फिर -3, फिर -5 और उसके बाद डॉट डॉट करके दिया गया है। अब इसके बारे में चेक कर लो भाई। देखो हमें क्या क्या दिया गया, हमें a बराबर 1 दिया है, तो d निकाल लेते हैं पहले। तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -1, और उसमें से हम क्या करेंगे, कितना माइनस करें, इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है, दोनों का अंतर। तो कितना हो गया हमारा -2, फिर -2 में -1 करना है, तो माइनस माइनस प्लस होता है निशान माइनस का, तो -3 हो गया। चलो आ रहा है, आगे भी चेक कर लो। -3 में -2 प्लस कर लो, सही है, तो कितना -5 आ रहा है कि नहीं। तो सब अगली संख्या आ रही है -2 करने पर, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक समांतर श्रेणी है, यानी ये भी एपी है ना। ये तो हम बताना ही पड़ेगा हमें कि एपी है कि नहीं है। तो हम लिख देंगे, जैसे डी हमारा सेम हो गया वैसे हम लिख देंगे अतः यह एपी है, अतः यह एपी है, हम ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सार्वंतर समान होगा वैसे हम क्या लिख देंगे। अच्छा, डी हमें निकालना था, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज गलत बताई कि मैंने आपको अगला पद निकालना बता दिया, जबकि हमें डी निकालना है। तो डी हमारा कैसे निकलेगा भाई, -1 किया तो -2 हो गया, फिर हम -3 और देखो एक चीज ये समझ लो, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर डी कैसे निकलेगा, -3 ये रहा, और अगला जो उसके पहले का पद है वो हमें माइनस करना, तो ये हमारा -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -3 माइनस माइनस +1। तो माइनस और प्लस का सॉल्यूशन माइनस, बड़े के आगे माइनस, ले माइनस लगा, 3 - 1 हो जाएगा हमारा कितना, 2 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया। तो यानी माइनस तो यहाँ पर भी, माइनस तो यहाँ पर भी। अगला निकाल लो, अगला निकाल लेते हैं। तो -5 ये हो गया हमारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 और माइनस, इसमें से क्या करोगे, पहला पद इसके -3 था, तो इसमें से -3 घटा लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -5 माइनस माइनस हो गया +3, और माइनस प्लस का सॉल्यूशन कितना होता है, माइनस, बड़े के आगे माइनस है इसलिए माइनस, 5 में से 3 गया 2। तो इसका मतलब सब में डी हमारा समान है, अतः यह एपी है, अतः यह श्रेणी एपी है, अतः यह एपी है, लिख लेंगे। अब कह रहा अगला पद बताओ, तो हमको यहाँ पर 4 पद दिए गए थे, तो हमें यानी 5वां पद और 6ठा पद निकालना है। तो A5 और A6 है ना, 5वां पद और 6ठा पद। तो -5 दिया है कि नहीं, उसी में -2 प्लस करते चलो, -2 क्या करो, प्लस कर दो, तो -5 प्लस माइनस का गुणा माइनस, और ये हो गया 2, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -7। अगला निकालना है, तो ये हमारा -7 हो गया, प्लस फिर इसमें भी -2 प्लस कर दो, तो हो जाएगा -7 प्लस माइनस का -2, तो ये हो गया -9। तो यानी अगले जो तो पद होंगे वो -7 और -9 होंगे। चलो ये भी चेक कर लो भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है दूसरा वाला, है ना। यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया भैया, अगर देखो तो सबके बीच में जो -2 का आ रहा था, तो यहाँ पर -7 और -9 आ रहा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका। इसका जो तीसरा प्रश्न दिया गया वो दिया गया है हमारा कितना, -2 करके। अब आप ये चेक कर लो, यहाँ पर -2, 2, -2, 2 और -2, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद। तो आप यहाँ से माइनस करोगे ना, A2 - A1 करते हो, तो D निकल आएगा हमारा, A हमारा -2 हो गया, और D हमारा कितना हो जाएगा, D हमारा हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस यानी 4। अब ये चीज चेक करें, अच्छा आपको थोड़ा सा कॉपी पेन पर कॉपी से लिख कर दिखाएंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। चलो यहाँ पर देखो, हमको जो दूसरा पद दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया इसका, ये दिया गया है -2, 2, -2, 2, -2, और उसके बाद डॉट डॉट दिया गया। तो हम पहले तो डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा 2 माइनस -2, ये समझ में आया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो गया, तो 2 और 2 हो गया 4। अगला निकाल लो, फिर हो गया हमारा -2, और ये अगला पहला पद है प्लस में, तो वो -2 हो गया, तो ये -4 हो गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है,
या इसको चाहे D1 लिख लो, इसको D2 लिख लो। तो D1 और D2 बराबर नहीं है, तो अगर ये बराबर नहीं है तो अतः यह AP नहीं है। अतः लिख लेंगे, अतः यह AP नहीं है। बताओ भाई, बात समझ में आई? अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगी। फोर्थ क्वेश्चन देख लो इसका। फोर्थ क्वेश्चन हमें इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया गया, 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3, ऐसे ही तो दिया गया है, फिर डॉट 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 दिया गया है। अब ये हमें बताना क्या ये AP में है। चलो, तो यहाँ से इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 0, लेकिन इसका डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 2 - 1 1 हो गया। तो यहाँ पर देखो 0 0 और 1, और हमने क्या कहा था, D हर जगह समान होना चाहिए, तो हम लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। अतः यह AP नहीं है। बताओ समझ में आया? बताओ भाई, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। अतः यह AP नहीं है। क्लियर है? चलो अगले एग्जाम्पल पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये चारों पार्ट हो गए। आगे देखते हैं हम उदाहरण संख्या 3। देखो तीसरा उदाहरण क्या दिया गया, निम्नलिखित द्वारा परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद लिखिए। अब हमें यहाँ पर प्रथम 3 पद बताने हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल 3 हमें क्या दिया गया कि आगे के हमें 3 पद बताने। क्या दिया गया, पहला an बराबर 4n + 1, केवल 3 पद बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 2 और 3 रख लेंगे, बस हमारे तीनों पद आ जाएंगे। तो यहाँ पर a1, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रख लो, तो 4 × 1 + 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, और इसमें 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 5, 4 1 4 और 1 5। फिर n की जगह पर 2 रख लो। बताओ समझ में आ रहा? n की जगह पर 2 रख लो, तो 4 n की जगह पर 2 4 + 1, तो 4 दूनी 8 + 1 8 और 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर तीसरा निकालना, क्योंकि 3 3 कह रहा है, तो 4 n की जगह पर 3 रख दिया हमने, तो +1 कर लिया, तो 4 3 12 +1 कर दिया तो हो गया 13। तो मिल गए हमको तीनों पद। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 9 और 13। बताओ भाई समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। इसमें जो दूसरा दिया गया 2 की घात कितना दिया गया है, 2 की घात n - 1। अब हमें यहाँ पर निकालना, चलो ठीक है, 2 की घात n - 1 हमें ये निकालना है। तो भैया n की जगह पर आप कुछ भी रख लो, है ना, जिसको हमको सीक्वेंस वाइज रखना है, तो आप n की जगह पर कुछ भी रख लो। n की जगह पर आप रख लो सबसे पहले 1, तो हो जाएगा 2 की घात 1 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 0, और किसी की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये समझ में? फिर 2 रख लो n की जगह पर, तो 2 - 1, क्योंकि n की जगह पर हम 2 रख रहे हैं, तो 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, तो 2 की घात 1 का मतलब हो जाएगा 2। फिर 1 की घात 3 रख लो, ठीक है, मतलब n की जगह पर 3 रख लो, तो 2 की घात 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 में से 1 गया हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। बताओ बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो हमारा अगला देखो कितना आया, 1 2 4, सही है। तो यानी हमारा 1 2 4 उत्तर सही है। बताओ भाई, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो सभी लोग बता दो, फिर आगे बढ़ा जाए। क्लियर है ना? चलो समझ में आ गई तो सभी लोग लाइक कर दो भाई, क्योंकि लाइक आप करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो आप जानते हो मैं आपके लिए क्या क्या करूँगा, है ना, क्योंकि हम तो तैयारी कर रहे हैं 95+ मार्क्स की, वो भी बोर्ड्स में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, an बराबर n गुणे n + 1 गुणे 2n + 1 बटे 6 को परिभाषित अनुक्रम का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत बढ़िया, हमें क्या क्या दिया गया हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अपना, और जो भी हमको क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल 4 हमें दिया गया कि an बराबर n + 1 2n + 1 अपॉन 6, ये हमें दिया गया है। अब 15वां पद निकालने के लिए कह रहा क्या, 15वां पद। तो हमने क्या कहा था, 15वां पद का मतलब क्या है ना, यानी कुल जितने पद होते हैं वो n होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15, n बराबर 15, तो a15 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 15, ये हो गया 15 + 1, फिर हो जाएगा 2 × 15 + 1,
बटे 6। बस यही चीज़ हमें करना है। समझ में आएगा नहीं? अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 गुणे 15 और 1 16 गुणे 15 दूना 30 और 1 31 बटे 6। अब इसी को हल कर लो। क्या हो जाएगा हमारा? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 इक्के 2, 2 अठे 16, तो कितना हो गया? 8 पंचे 40 गुणे 31। अब इसी को गुणा कर लो, 40 गुणे 31, यही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 0, 4 इक्के 4, 4 3 12, यानी उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 1240। ये होगा हमारा उत्तर। देखो आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। 1240 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई बात? बहुत बढ़िया। चलो भाई, सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले देखो उदाहरण नंबर 5। यहाँ पर क्या दिया गया? समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 में प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 में प्रथम पद तथा सार्वंतर। तो आप तो इसके बारे में अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप आसानी से लगा पाओगे, है ना। एग्जाम्पल 5 क्या दिया गया हमें? पहले लिख लेते हैं भैया हम अपना एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 5 हमें क्या दिया गया? हमें जो श्रेणी दी गई है ना, उस श्रेणी को देखो क्या दिया गया। श्रेणी 5, 8, 11, 14। 5 देखो 5, 8, 11, 14। अब हमें ये दिया गया a बराबर 5 हो गया, ये हो गया हमारा प्रथम पद। और d हमें बताना है, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 8 माइनस 5 कर दो। 8 माइनस से 5 करोगे तो हो जाएगा 3, यानी प्रथम पद मिल गया हमको और सार्वंतर मिल गया। यही तो हमें निकालना था। तो प्रथम पद हो गया हमारा 5 और सार्वंतर हो गया हमारा 3। देखो दिखा है कि नहीं? आगे देखो प्रश्न संख्या 6। अब देखो प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या दिया गया? प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -2 और सार्वंतर भी -2 है। बहुत बढ़िया। हमने क्या पढ़ा? देखो एग्जाम्पल हमारा जो 6 दिया गया है उसमें हमें ये दिया गया है एग्जाम्पल 6 में कि जो हमारा प्रथम पद है वो भी -2 है और सार्वंतर भी -2 है। तो यानी a बराबर भी -2 है और d बराबर भी -2 है। सही है। तो सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर हमारा भैया सार्वंतर हमारा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें आगे के पद बताने हैं तो a बराबर हमारा हो गया -2, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा? -2 और उसमें प्लस -2 कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस का माइनस, तो 2 और 2 हो जाएगा -4। -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही है? अगला पद निकालना है, अगला पद निकाल लो। तो -4 और उसमें सार्वंतर को जोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? -4 प्लस माइनस का -2, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, 4 और 2 हो जाएगा 6। अगला पद निकालना, चलो अगला पद भी निकाल लो। -6 हो गया, उसमें सार्वंतर को जोड़ दो तो हमारा अगला पद मिल जाएगा। ये हो गया हमारा -6 प्लस माइनस का -2, तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, 6 और 2 8, यानी -4 -6 और -8। ये हो गया हमारा। क्लियर है सभी लोगों? अब देखो यहाँ पर हमको दिया है कि नहीं? -2 -4 -6 -8, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? चलो अगला देखते हैं। प्रश्न से 1 और 2 के +7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। बहुत सही। तो भाई यहाँ पर भी आप सेम चीज, यहाँ पर क्या दिया गया? मतलब के का मान बताना है, और ये क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या हमें दिया गया है? समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में हमने क्या पढ़ा था कि भैया सब जगह सर्वंतर जो होता है वो समान होता है। यही तो हमने पढ़ा था, सर्वांतर जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर हमको 3 पद दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया? देखो मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे लिए क्या दिया गया? देखो एग्जाम्पल 7 में हमें ये दिया गया है। एक तो हमें दिया गया है a बराबर k + 9, a2 दिया गया है, a2 दिया है 2k - 1, 2k - 1, और a3 दिया 2k + 7, 2k + 7 क्या हमें दिया है। और ये AP में है, तो AP में अगर है तो इनका मतलब अंतर जो होगा a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 बराबर होगा कि नहीं भाई? ये हमारा D होता है ना, सार्वंतर समान होना चाहिए हर जगह।
तो ये इसका अंतर और इसका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बस यही निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2k माइनस 1 माइनस ये हो गया k प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2k प्लस 7 माइनस ये हो जाएगा 2k माइनस 1, यानी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी सार्वंतर क्या होना चाहिए, d जो है हर पद का बराबर होना चाहिए। यही तो हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, 2k माइनस 1 ब्रैकेट खोलो माइनस k माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और ये हो गया 9। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ 2k प्लस 7 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस 2k और ये माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 1। बताओ इतनी बात समझ में आई। 2k माइनस 1k करोगे तो k बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है निशान माइनस का, 1 और 9 करोगे तो 10 हो जाएगा। 2k माइनस 2k यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया हमारा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। और 7 प्लस 1 करोगे तो 8 हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई। भाई ये 2k माइनस 2k करोगे 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने काट दिया। अब यहाँ पर माइनस 10 उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 8, माइनस 10 उधर हो गया तो प्लस 10, तो k इज इक्वल टू हमारा 10 प्लस के 8 कितना हो गया 18। तो 18 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पर हमारा 18 जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। बताओ इतनी बात सभी को समझ में आ गई। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, सभी को समझ में आ गया ना। चल अगला देख लो। यहाँ पर हमारा ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन दिया गया हमारा एग्जाम्पल 8। ये क्या दिया गया, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद an बराबर 6n प्लस 2 है तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समांतर श्रेणी है तथा सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। तो भैया सेम चीज वही है। क्या हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि nवां पद, अब जहाँ जहाँ पर n है, अगर मान लो हम n इक्वल्स टू 1 रखें तो हमको पहला पद मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 2 रखें तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा, ठीक है। तो अनुक्रम का nवां पद अर्थात an से लिखते हैं जो इसका अंतिम पद होगा। तो यानी अगर हम nवां पद an बराबर, ये nवां पद है 6n प्लस 2 है, यानी आखिरी पद है ये क्या है हमारा अंतिम पद, nवां पद है, ठीक है। अब यहाँ पर an में n के स्थान पर n प्लस 1 रख दो, n के स्थान पर क्या रखो n प्लस 1 रख दो। तो n प्लस 1 रखने पर हमें जो पहला इसके पहला पद मिलेगा an प्लस 1, वो हमारा कितना हो जाएगा 6n प्लस 8 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर अगला रखें, यानी दोनों का डिफरेंस an प्लस 1 और n निकाल लें, यानी अगर हम ये दोनों इसमें से इसको हम माइनस कर लें तो हमको पहला पद मिल जाएगा। यहाँ से हम इसका पहला पद निकाल लेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा ये 6 मिल गया, यानी d मिल गया हमारा। यहाँ पर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी जो भी होता है सीक्वेंस अगर हम देखें तो सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे हमने इसमें 8 माइनस 5 किया, 11 माइनस 8 किया, 14 माइनस 11 किया, तो सबका अंतर क्या होता है, समान होता है। तो वही सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यह हमारा डी आ गया। क्या आ गया हमारा, डी आ गया, क्योंकि हमने पिछला पद माइनस अगला पद कर लिया, तो ये हमारा 6 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया, यहाँ से यदि an प्लस 1 माइनस an के मान से स्वतंत्र, तब दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी होगा अथवा नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ an प्लस 1 माइनस n से स्वतंत्र है, जो कि 6 के बराबर है, ठीक है। अतः दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर 6 है। तो अगर सार्वंतर शब्द यहाँ पर 6 हुआ तो वो हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलो अगर अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.1 सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को सारी चीज समझ में आई, लास्ट क्वेश्चन में अगर दिक्कत हुई होगी तो फिर से बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसको किसी और क्लास में मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कॉपी पेन पर, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन पर उतना दिमाग आपको लगाना नहीं है, बाकी चीजें आपको अगर समझ में आ गई होंगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा लोग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अपने एक फ्रेंड में कम से कम एक फ्रेंड को शेयर तो जरूर कर देना जिसके पास राजीव प्रकाशन की बुक हो, यानी अपने क्लासमेट को जरूर शेयर कर देना। और आप किस बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या अदर बोर्ड से हो, ठीक है, फिर भी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, इसलिए ये क्लास पढ़ने आए हो, ठीक है। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक बताइएगा, क्योंकि पढ़ लिया आपके लिए ही है और आपका चैनल है। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि आप पढ़ने के बाद यही कहो ये चैप्टर मैंने
पढ़ लिया उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलो फिर बच्चों, पढ़ते रहो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद।